Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my Agarwal classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेट JRF पेपर 1 का टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर लिया है और उसके हम यूनिट 1 के बहुत टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और उसको जल्द ही अपना यूनिट 1 हम फिनिश कर देंगे। आज से स्टूडेंट्स आपके लिए नेट JRF पेपर 2 कॉमर्स की भी लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको हम टॉपिक दर टॉपिक आपका सिलेबस ख़त्म कराएंगे एंड आप नेट JRF के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, राइट। सो आज पेपर 2 कॉमर्स का पहला लेक्चर है, जिसमें हम यूनिट 1 यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस को कवर करेंगे और टॉपिक को समझने के साथ साथ हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज़ का ट्रेंड रहा है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि लगातार हर बार MCQ के रूप में आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं, उनको तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो उनको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा करते हैं लोग कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको थोड़ा केवल सरसरी नज़र से देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो और अगर उससे रिलेटेड MCQ आपको मिलता है तो आपके पास नॉलेज होने की वजह से सही आंसर होगा, राइट। तो ये जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस क्या होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, बिज़नेस इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, बिज़नेस एंड इन्वायरमेंट, राइट। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, जिसमें कि विच इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो भी मानव गतिविधियाँ होती हैं यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारी यहाँ पर मेंशन किया गया है, और जो दूसरी होती है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो एक्टिविटीज़ हम बिना मनी को अर्न करने के उद्देश्य से अपने डेली रूटीन में करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे आप सुबह उठे, आपने अपना ब्रेकफास्ट करा, न्यूज़पेपर रीड करा, आपने फिर आप काम पर निकले तो आप रास्ते में किसी से मिलते हुए निकले, आपके किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, आप उससे बात करने लग गए, देन उसके बाद आप सपोज़ घर वापस आते हैं तो आपने कुछ स्टूडेंट्स के बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ गेम खेला, आपने टीवी वॉचिंग करा, आपने मे बी कुछ कुकिंग करा। सो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं ये मनी मेकिंग के उद्देश्य से, मोटिव से नहीं की जा रही हैं। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी एक्टिविटीज़ को कवर करती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग उसको प्रॉफिट अर्न या मनी अर्निंग के उद्देश्य से करता है। जैसे कि आप जॉब करते होंगे कहीं पर, आप में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेक्चर लेते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, आप कहीं में भी ट्यूशन करते होंगे, घर में हो सकता है कि आप कुछ अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी साथ में ट्यूशन देते हो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन हो सकता है आप किसी कोचिंग में जाकर शाम को एक्स्ट्रा क्लास देते हो, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। साथ में या एक कोई बिजनेस भी रन हो रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ किस मोटिव से की जा रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो दिस इज़ द मेजर मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें क्यों की जाती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? ह्यूमन बीइंग के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कि कैसे जो भी ह्यूमन वांट है उसका, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स पहनना
एक मानव के लिए गारमेंट्स एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जो भी बिजनेस गारमेंट में डील करते हैं, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, और साथ में वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, जो उनका फोरमोस्ट मोटिव है। ठीक इसी तरह जो फ्रूट सेलर है, जो फल बेचता है, वो क्या कर रहा है, उसका भी मोटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कर रहा है, उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और साथ में ही वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अंडर uncertain market conditions of the benefit of those on behalf of the activities conducted। यहाँ पे देखिए एक अलग बात करी गई है, under the अनसर्टेन मार्केट कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि जब बिजनेस आप कंडक्ट करते हो तो उसमें हमेशा जो मार्केट कंडीशन है वो अनसर्टेन होती है। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी प्रोडक्ट में डील करते हो, बट सडनली से रिसेशन आ गया और मार्केट एकदम नीचे गिर गया, डाउन हो गया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट की वो उससे इफेक्टेड होगी। वन थिंग। नंबर टू, मे बी जैसे हम करंट सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि कोरोना वायरस की वजह से आप क्या मार्केट कंडीशन है आप इसको समझ सकते हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो ज़रूरी सामान है उन्हें ही खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इससे हाईली इफेक्टेड है। तो इस तरह की अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस हमेशा बनी रहती हैं। देन उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि मनी अर्न करना ही इसका मेन मोटिव होता है, बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो इस तरह से हमने देखा कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं। देन लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? अगर इन्वायरमेंट को हम जनरल टर्म में देखें तो इन्वायरमेंट हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास का वातावरण होता है। तो ये इन्वायरमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, वो ज्योग्राफिकल हो सकता है, वो इकोलॉजिकल हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, लीगल हो सकता है। सो एनीथिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म से, किसी भी एक पर्टिकुलर फैक्टर से रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसमें कि इट इंक्लूड्स ऑल कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस surrounding and affects the total organization of any part। जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो environment है उसको surroundings बताया है और it operates in its unique environment। और business की बात अगर हम करें तो हर business organization का अपना एक unique environment होता है। For example, जैसे अगर जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग है, आइसक्रीम जो प्रोडक्ट है बिजनेस का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसका यूनिक इन्वायरमेंट समर्स हैं कि समर्स में ही आइसक्रीम इज़ गोइंग टू बी मोर सोल्ड आउट, और ये उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वायरमेंट है। इन द सेम मैनर अगर कोई बिजनेसमैन विंटर गारमेंट्स में डील करता है तो विंटर्स विल बी द यूनिक इन्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पर बर्नार्ड साहब ने कुछ अपनी डेफिनेशन बताई है जिसको हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एग्लोमरेशन ऑफ थिंग्स इन मोशन, alive of men, and emotions of physical and social law, social ideas, norms of actions, of forces and resistance. The number of infinite and they are always present, they are always changing। देखिए बर्नार्ड साहब ने यहाँ पर बहुत ही जनरल वे में एक इन्वायरमेंट को कवर किया गया है, जिसमें कि उन्होंने उसका साइंटिफिक वर्जन भी लिया है, उन्होंने उसका सोशल एस्पेक्ट भी यहाँ पे पिक करा है, उन्होंने यहाँ पर जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर कवर किया है, और एक इम्पॉर्टेंट बात एनवायरनमेंट से रिलेटेड करी है कि द नंबर इज इनफाइनाइट एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक होता है स्टूडेंट्स, ये आप इसको यहाँ पे समझिएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, ये कभी भी एक नहीं रहता। आप अपने चारों तरफ अगर आप देखेंगे, मौसम अगर अभी तेज़ धूप निकली हुई है तो हो सकता है अभी 1 घंटे बाद क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो जाए और शीतल हवा चलने लगे। सो आप इन्वायरमेंट को कभी भी एक
जैसा ठहरा हुआ नहीं देख सकते। अब वो इन्वायरमेंट किसी भी फैक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके इकोलॉजिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो जोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप देखोगे कि इसमें लगातार बदलाव होता रहता है। अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो सरकारें जैसे बदलती रहती हैं, मे बी सरकार में कुछ अनरेस्ट हो गया जिसकी वजह से उनकी इंटरनल पार्टी टूट गई और दूसरी पार्टी ने मेजॉरिटी दिखाकर अपने आप को उसमें इस्टेब्लिश किया और गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पार्टी की बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। देन उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज विच इफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन एंड डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। यहाँ पे देखिए बिजनेस और इन्वायरमेंट को कंबाइन कर जब हम देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि जो भी सराउंडिंग्स एक बिजनेस एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कंबाइनली या यूनाइटेडली कहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। बिल्कुल ठीक बात है स्टूडेंट्स कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फैक्टर्स तो आपके इनसाइड द बिजनेस होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से होंगे और एक्टिवेट होते होंगे, और कुछ फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्टिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पर उनको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा गया है। देन बिजनेस एनवायरनमेंट कैन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीशन, ओनर्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड मार्केट, सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स। यहाँ पर सभी फैक्टर्स को कॉमनली इंक्लूड किया गया है कि वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनीज के, वो सभी यहाँ पर बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं और वो उसके महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं। केट डेविड ने यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट की एक डेफिनेशन डिफाइन करी है जिसमें it is the aggregate of all condition, events and influence that surrounds and affected। बहुत ही प्रिसाइजली इन्होंने बता दिया कि भाई ये एक एग्रीगेट होता है सभी कंडीशंस का जो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। Now students we will discuss the types of business environment। Types of business environment की बात हम जब भी करते हैं तो majorly it is divided into two parts, internal environment and external environment। Internal environment means the inner सराउंडिंग्स ऑफ अ बिजनेस। जब हम किसी भी बिजनेस के इनसाइड एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है, और जब हम किसी भी बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसका वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट को पहले हम समझेंगे कि क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट means value system, goals, objective, management structure, power structure, human resource, technological capabilities, brand image and finance। तो ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के इनर सराउंडिंग से रिलेटेड हैं, राइट। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इट इज़ मेजरली अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जो होते हैं, माइक्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल, राइट। स्मॉल लेवल पर जो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं वो माइक्रो कहलाती हैं। अब यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब बिजनेस के वो फैक्टर्स जो कि कंपनी के स्मॉल लेवल पर रिलेटेड होते। स्मॉल लेवल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बहुत बिखरे हुए नहीं होते, डायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं और कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, राइट। और इट इज़ मेजरली रिलेटेड टू द वर्क कैपेबिलिटी, जो वर्क कैपेसिटी होती है उससे ये रिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। माइक्रो एनवायरनमेंट का ये एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है और आपको ये दो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स स्मॉल लेवल कंसिडरेशन, और दूसरा जो है वो है कि वर्क कैपेसिटी से रिलेटेड होते हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देन उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट, जैसा कि मैक्रो का मतलब है लार्ज लेवल पे जब आप चीज़ों को कंसीडर करते हैं,
तो लार्ज लेवल पर जब आप देखते हैं तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं, और इन अ ब्रॉड मैनर दे आर affecting to the business, like economic environment, political environment, legal environment, technological environment, natural environment and global environment. तो इस तरह से इन environments के different parts होते हैं जो हमने देखा कि हम उनको डिस्कस कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव अहेड. इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग ये जल्दी से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इसको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी भी इससे रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर ज़रूर दे पाओगे, राइट. सो इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इनर सराउंडिंग से रिलेटेड होता है. किसी भी कंपनी के जो अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं उनको ये कवर करता है. इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू फैक्टर्स एग्जिस्टिंग within a business organization. These factors are generally regarded as a controllable factors. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड निकल कर आया कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. उस पर एक बिजनेसमैन का, एक एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है. आप जो भी फैक्टर्स रिलेटेड हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स कल्चर, इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स लाइक टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज. एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, ऑल द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फॉर द कंपनी. वो ही एक्चुअली आपकी ड्राइविंग फोर्स होते हैं कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए अगर फाइनेंस इंपॉर्टेंट है तो उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो उसके एम्प्लॉइज और काम करने वाले लोग हैं, राइट. नाउ इन्हीं को, इन फैक्टर्स को भी, इंटरनल फैक्टर्स को हम वन बाय वन जल्दी से कवर करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल फैक्टर्स आते हैं. एज यू कैन अंडरस्टैंड, एज यू नो इट वेरी वेल, कि जो फाइनेंस है वो बैकबोन होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का. तो उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. लाइक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या आप अपना रहे हैं, फाइनेंशियल क्या प्रोसीजर है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग कैपिटल कितनी है, कि जो आपकी डेली जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप हैंडल करने के लिए कितना आप वर्किंग कैपिटल रखते हो. सो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. अगर आपने कोई लोन उठाया है मार्केट से तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपने लोन उठाया है, आप उसको कैसे रीपे करोगे. सो जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको आपको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. देन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, वेदर द बिजनेस इज स्मॉल और बिग. बट इट इज़ ट्रू कि ह्यूमन रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट रिलेटेड टू स्किल्स, क्वालिटी, मॉरल एंड कमिटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़. यहाँ पर उनकी हैंडलिंग बहुत ही सेंसिटिव वे में करनी चाहिए. उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कभी बार कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा बनकर एक्सप्लोजिव बन जाती है. सो इसको बहुत ही संभाल के साथ इसको हैंडल करना चाहिए. देन जो भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को स्टैब्लिश करते वक्त, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव, सम मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को आगे चलाना है, राइट. देन वर्क एनवायरनमेंट, आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का क्या वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी में किस तरीके के कल्चर को अडाप्ट किया गया है. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कंपनी है उसमें किस तरीके से आपने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है. क्या वहाँ पर टॉप लेवल बिजनेस, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, दे आर गोइंग टू रूल द एंड मेक द पॉलिसीज एंड इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एवरीथिंग. और क्या आपने वहाँ पर जो एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट है उस तरीके के कल्चर को डेवलप किया है जिसमें एवरी एम्प्लॉई हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन टू द डिसीजन मेकिंग. तो ये निर्भर करता है कि आपने किस तरीके के इन्वायरमेंट को क्रिएट किया है वहाँ पर. देन कंपनी इमेज एंड ब्रांड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी कंपनी की ब्रांड और इमेज बहुत महत्वपूर्ण है आगे आने वाले बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर, या आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ, या अपने कस्टमर्स को बांधे रखने के साथ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई भी एक्ट, आपकी कोई भी बात, आपकी कोई भी एक्टिविटी आपकी ब्रांड या इमेज को इफेक्ट नहीं करे एडवर्सली. तो आप ये बात का हमेशा ध्यान रखोगे. देन उसके बाद लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आपके किस तरीके के रिलेशंस हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो
इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स वर्किंग रिलेशन एट द वर्किंग प्लेस, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के होते हैं, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के होते हैं, या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के होते हैं, दैट हैज़ टू बी हारमोनियस. अगर वहाँ पर कोई भी अनरेस्टलेस है तो परफॉर्मेंस लेवल कभी भी एक्सट्रीम लेवल का आप अचीव नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उससे अफेक्टेड होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट हैविंग द गुड हारमोनियस रिलेशन बिटवीन द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. आज की डेट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट पर रिसर्च करके उसको डेवलप नहीं करेंगे, आप मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन द मार्केट. इट्स ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, तो जैसे कि अब आजकल LCD टीवी आ गया है, बहुत ही पतला सा बारीक सा टीवी आ गया है, और इससे पहले CRT स्क्रीन चलती थी, बड़ा भारी भरकम सा टीवी हुआ करता था. अगर टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज समय के साथ नहीं चलेंगी और नई से नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके नए फीचर्स के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगी, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, राइट. सो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने पीछे चार्ट में देखा था कि इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट में जो स्मॉल लेवल फैक्टर्स होते हैं, और दूसरी क्या बात बताई थी आप याद करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो है कि जो आपकी वर्क कैपेसिटी से रिलेटेड होती है. माइक्रो एनवायरनमेंट में इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द वर्क कैपेसिटी, और ये आपके स्टेक होल्डर हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी, उनसे संबंधित होते हैं. Then macro environment, it includes factors that create opportunities and threat to business unit. और जिसमें कि आप ये बहुत ही एक्सटेंडेड वे में होते हैं ये फैक्टर्स, और ये वो फैक्टर्स हैं जो ब्रॉडली आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और साथ में ही आपको थ्रेट भी देते हैं कि कैसे आप अप टू द मार्क रहिए, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. अब माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान होगा, पीछे चार्ट में हमने डिस्कस किया था, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें कि कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज हैं और पब्लिक है. पब्लिक या सोसाइटी, दोनों वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. तो कस्टमर की बात करें तो आपको पता है द पीपल हु आर गोइंग टू कंज्यूम और बीइंग बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट. सो डेफिनेटली दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ योर प्रोडक्ट. कि कस्टमर अगर रेंज नहीं होगी, कस्टमर आपका वॉल्यूम नहीं होगा, सो आप मार्केट में कैसे एग्जिस्ट करोगे. देन सप्लायर, द पीपल हु आर गोइंग टू सप्लाई द रॉ मटेरियल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, टू योर कंपनी. सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा. सो दे हैज़ टू बी हैंडल्ड इन अ वेरी नाइस मैनर कि भाई इनके साथ अच्छा सा हमारा रिलेशन मेंटेन रहे. देन कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स, ये वो हैं जो कहीं ना कहीं हमको अप टू द मार्क रहने में हमेशा हेल्प करते हैं. हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इसकी सूचना, इसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ताकि वो एक नया वेरिएंट लॉन्च करे, नए फीचर्स अपने प्रोडक्ट में लेकर आएँ, तो उससे पहले आप उसको लॉन्च कर दीजिए. ये मार्केट का ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या नया करने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप compete कर पाएँ और मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएँ. देन मार्केट इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ये वो चेन होती है, सप्लाई चेन होती है जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेचती है, सेल करती है और कस्टमर तक पहुंचाती है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, देन उसके बाद होलसेलर हो गए, देन उसके बाद रिटेलर्स हो गए, एजेंट हो गए, देन उसके बाद आपके कस्टमर हो गए, देन कंज्यूमर्स हो गए. सो इस तरह से जो मार्केट चेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पर ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन है, जहाँ पर ये डिसाइड करना एज पर द नेचर ऑफ योर प्रोडक्ट कि किस मार्केट चेन को आप पिक करेंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. देन पब्लिक, सोसाइटी, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज पीपल. यहाँ पर वो सभी लोग जो कि आपके सोसाइटी, आपके लोग हैं जो आपके देश से संबंधित हैं,
उनकी तरफ आपका क्या कर्तव्य है, उनकी तरफ आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे भी जुड़े हुए हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो भले ही वो उन्होंने अभी आपका सामान नहीं खरीदा हो, बट स्टिल दे आर रिलेटेड टू यू, राइट। सो यहाँ पर पब्लिक की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिसमें कि कवर होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा सकती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आपके सोसाइटी के साथ क्या भागीदारी है। ये फैक्टर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैक्रो इन्वायरमेंट, जो कि मेजरली एक फैक्टर है को कवर करता है, जिसमें दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो कि डायरेक्टली आपकी मनी से, आपकी इकोनॉमी से, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जो हमेशा इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट कंडीशन हमेशा बदलती रहती है, जो बैंक के रेट्स हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। सो इस तरह से आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को हैंडल करना है। मेजरली इसमें 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है: इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पब्लिक, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सो ये जो है सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि क्या नई पॉलिसीज़ आ रही है सरकार की, क्या नई बैंक रेट लॉन्च कर रहा है आरबीआई, क्या ऐसे लोन को लेकर जो स्कीम्स आती हैं सरकार की वो क्या महत्व रखती हैं। जैसे अभी की बात अगर हम करें तो सरकार ने जो है वो स्टार्टअप उनका सेल है, जिसमें कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बात करी गई है। ठीक इसी तरह आत्मनिर्भर भारत को जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है, जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए या नए बिजनेस यूनिट को डालने के लिए आप योजनाओं को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देन उसके बाद नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ गया, लीगल इन्वायरमेंट आ गया, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट आ गया, कल्चरल इन्वायरमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ गया, देन उसके बाद ग्लोबल या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आ गया। तो ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मनी से रिलेटेड तो नहीं होती हैं, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर। जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है तो क्या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक्चुअली देश में चल रहा है, क्या कोई अनरेस्ट है, क्या सरकार बदल रही है, क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे अपने बिजनेस को रन करना है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति देश में उत्पन्न हुई है जिसमें कि किसी देश के साथ हमारा में भी युद्ध चल रहा है, या उसके साथ हमारी कुछ किसी तरीके के मनमुटाव चल रहे हैं, तो बॉर्डर में अनरेस्ट है। तो इन चीज़ों को भी हमें साथ में ध्यान रखना है। अगर देश में ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं या किसी ऐसी कंट्री से आप चाह रहे हैं कि आपके बिजनेस रिलेशन बढ़े, जिनके साथ हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशन या हमारे बिजनेस रिलेशन या हमारे जो कंट्री के रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, सो ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए। देन सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, जो हमारे ये वो इन्वायरमेंट है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, हमारे कस्टम से रिलेटेड है, हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, हमारे यहाँ जितने 30 त्यौहार मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि नवरात्रे आ रहे हैं, अगर नवरात्रे में आप आप जानते हैं कि नवरात्रों में गरबा खेला जाता है, गुजरात में तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय होता है जिसमें कि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल अचानक से बढ़ जाती है और महीनों पहले उसकी तैयारी शुरू हो जाती है बिज़नेस इन्वायरमेंट में, बिज़नेस फील्ड में, जिसमें कि आपके गारमेंट्स बिजनेस है तो उसमें आप लहंगा चोली को लेकर आएंगे, नए नए डिज़ाइंस लेकर आएंगे। देन उसके बाद आपकी एक्सेसरीज़ हैं तो उससे रिलेटेड आपका डेमोग्राफिक आपका सोशल कल्चर इन्वायरमेंट यहाँ पर इफेक्टेड हो जाता है। या फिर मैरिज सीज़न आ गया, हमारे तो इंडिया में मैरिज सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड ज्वेलरी जो बिज़नेस है, ड्रेस गारमेंट बिज़नेस है, या जो अदर रिलेटेड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो हाईली एक्टिवेट हो जाती हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करोगे सो वो हमेशा हेल्पफुल होगा। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अभी तो आप जानते हो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में हम लोग रह रहे हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस का जो प्रोडक्शन है वो अभी तक मैनुअली होता था, बट आपको पता है कि अगर आप एक मशीन वहाँ पर इंस्टॉल कर दोगे तो आपकी यूनिट प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, जिससे आपका बिज़नेस एक्सपैंड कर पाएगा। सो इस बात का ध्यान में रखें। या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक आपके यहाँ
यहाँ जो एम्प्लॉयज़ थे वो HR डिपार्टमेंट में सारी चीज़ें मैनुअली करते थे, आप कंप्यूटर का लिटरेसी आपने नहीं था आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अब आपने अपने पूरी बिज़नेस को कंप्यूटर फ्रेंडली बना लिया, कंप्यूटराइज कर दिया, आपके यहाँ सारी जितने भी पेपर वर्क पहले होते थे अब वो कंप्यूटर से किए जाते हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इसके लिए ट्रेन किया। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड होना बहुत ज़रूरी है, वो जिस भी एस्पेक्ट में हो सकता है प्रोडक्शन लेवल पर नई टेक्नोलॉजी आई हो सकता है आपके काम करने के तरीके में टेक्नोलॉजी आई हो, तो उसको आप अडाप्ट करते रहिए। देन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर क्या कह रहा है। अगर सपोज़ आप आइसक्रीम के निर्माता हैं, आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हैं और विंटर्स हैं, तो अगर आप नए फ्लेवर्स उसमें लेकर आएंगे तो वो काम नहीं करेगा, वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड। लेकिन अगर समर्स आने वाले हैं और आपने पहले ही उसकी प्रिपरेशन करी कि इस समर में हम एक नया वेरिएंट हम इस बार मे बी इलायची की आइसक्रीम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और तो आपने आपका जो बिज़नेस है उस पर इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। या आपने आप कोल्ड ड्रिंक्स में या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें आप करते हैं, तो इस बार आपने कहा कि हम इस बार जलजीरा का जो वेरिएंट है वो लॉन्च करेंगे। सो आपको नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आप फोरकास्ट हो गया एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से कि भाई सुनामी आने वाला है, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन आप टूरिज़्म फैक्ट्री से टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं और आपने उसी दौरान जो आपके टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया अट्रैक्टिव पैकेज लॉन्च करा। सो डू यू रियली थिंक स्टूडेंट्स के दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द फेवरेबल टाइम टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? नो। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये किससे रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स? ये पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ग्रोथ रेट, आपका जो कॉम्पोजिशन है मेल और फीमेल का, देन फैमिली साइज, इनकम पर कैपिटा, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका जो मार्केट सेगमेंट है, आप किस कस्टमर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जहां पर कि बहुत ही लोअर लेवल के जो इनकम अर्निंग है वो होती है, या आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने बहुत हाई रेंज का बड़े एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ एंड्रॉयड फ़ोन को बनाया और उसको लॉन्च करने को आपने जो जगह चुनी, जो मार्केट चुना, वो आपने कोई बीहड़ गांव चुन लिया। सो डू यू रियली थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वर्क? अगर आप इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी इसको चुनाव करते प्लेस का, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कारगर होता। और अगर यहीं पर आप अगर सपोज़ आप जो बैटरी की लाइट होती है या सोलर लाइट्स होती हैं, सोलर लाइट्स का आपने एक नया प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च किया, लेकिन आपने लॉन्च करने की जो जगह चुनी वो मेट्रोपॉलिटन सिटी लॉन्च कर ली, जगह सिलेक्ट कर ली, जबकि आपको इसका लॉन्च किसी गांव में करना चाहिए था जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा लोगों में पॉपुलर होता। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट या ग्लोबल एनवायरनमेंट, इसको दोनों कहते हैं, और इट इज़ रिलेटेड टू बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, आज की डेट में तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ही देश में अपने देश के गेट क्लोज करके नहीं बैठ सकते, यू हैव टू बी ओपन अप। जैसे कि हमारे देश में 91-92 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के लिए हमारे गेट्स हमने ओपन करे, और इंटरनेशनल बिजनेस में हमने एक ओपन जो पॉलिसी होती है उसको अडाप्ट किया, राइट? सो यहाँ पर हम डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन, फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज़ आपकी क्या हैं, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो एक देश की वो कैसी है, क्या वो फ्रेंडली है या वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कल्चरल एक्सचेंज, आप अपने यहाँ दूसरे देशों के साथ किस तरह से कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो अलग दूसरे फील्ड्स के कल्चरल वेरिएंट हो। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से हैंडलिंग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप इससे पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, राइट?
नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चन, जो कि हमारे लेक्चर सीरीज का ट्रेंड है। और इस बार का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है, दीज आर फोर्सेज इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जिसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मैक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑप्शन डी नेचुरल एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 4 ऑप्शन है। आपको पिछला सारा लेक्चर जो हमने अभी डिस्कस किया था वो रिकॉल करना है, देन उसके बाद यू विल एबल टू गिव द आंसर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो भी हमने अभी डिस्कस करा अपने यूनिट 1 का पहला टॉपिक वो आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरह से अपने पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट्स दर यूनिट इसको कवर करते जाएंगे और आपके हम प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांगली करवाते हुए MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, वेरी सून हम अपने इस पेपर 2 की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो पाए और आपकी तैयारी बेस्ट हो पाए। ना स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया, ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको इसी से रिलेटेड फर्दर नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई आपके मन में सवाल है, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर चाहते हैं, तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है जिसको प्रेस ज़रूर करिए, ताकि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल एंड दिस लेक्चर. You just take care of yourself, stay safe, stay at home. Goodbye.